बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमारे दर्शकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आपका सीधा इसके अंदर सहयोग रहता है क्योंकि आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं वो विषय से जुड़े हुए अपने सवाल सीधा पूछते हैं और स्टूडियो में मौजूद जो गेस्ट होते हैं, विषय से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके सवालों का सीधा जवाब स्टूडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आज विषय पर नजर डाल लेते हैं कि आज का विषय क्या कुछ रहने वाला है। आज विषय रहेगा बरसात में पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से करें, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए बरसात में ताकि आपके पशु आपको अच्छा उत्पादन देते रहें बिना किसी नुकसान के। दूसरी बात हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन कितना फ़ायदेमंद व्यवसाय है और किस तरीके से मुर्गी पालक भाई इस समय इन बातों का ध्यान रख सके, अपने मुर्गी पालन को अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है या आपके मन में कोई भी संशय है तो आप सीधा फ़ोन उठाकर हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ोन करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमारा है 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपने टेलीविज़न की आवाज़ को आप कम रखें, साथ ही आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके और आपको जो समाधान दिया जा रहा है उसमें आपको फ़ायदा हो सके और आप सही तरीके से समाधान को सुन पाएँ। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल या अपने कोई भी संशय हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सएप करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जहां से मैसेज कर रहे हैं अपना नाम और जगह का नाम लिखना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सवाल भेजने के लिए। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ये 3 माध्यमों के साथ आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपना कोई भी सवाल इन दोनों विषय से जुड़ा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। और इस कार्यक्रम में जो खास एक्सपर्ट जो स्टूडियो में मौजूद हैं, एक बार उनसे भी मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण कुमार वरुण। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप वेटरनरी सर्जन हैं, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नू हरियाणा सरकार से हैं। तो जिस तरीके से आज का विषय हमने रखा हुआ है कि बरसात में पशुओं का प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी हैं, सहायक प्राध्यापक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जालंधर से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर तरुण जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तरुण जी, बरसात का मौसम लग चुका है और हम देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से लगातार कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में अपने पशुओं का प्रबंधन करने के लिए कौन सी बातें बहुत ज़रूरत है शुरुआती तौर पर जो ध्यान में रखनी चाहिए? जी, देखिए, भारतवर्ष में क्या है, पूरे हमारी जो भूगोलीय स्थिति है वो इस तरह से है कि हम सारे मौसमों का जो है लाभ उठाते हैं, लेकिन सब बदलते जलवायु कंडीशनों में क्या होता है कि पशुपालक के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है कि हर मौसम में पशुओं को कैसे मैनेज किया जाए। तो हर मौसम में पशुओं को मैनेज करने के लिए मेनली 4 घटक जो हैं, 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से है उसका जो बाड़ा प्रबंधन किया जाए। दूसरा जो उसका खान पान है, जो उसका फीड है, उसका मैनेजमेंट किया जाए। तीसरा जो है कि जो उसके जो हेल्थ जैसे वैक्सीनेशन है और ये सब चीज़ का ध्यान दिया जाए। चौथा है जो एनिमल ब्रीडिंग, जिसके ऊपर पूरा ये डेयरी सेक्टर टिका हुआ है। ये मुख्य 4 स्तंभ है जिनका अच्छे से प्रबंधन किया जाए तो हर बदलते मौसम में और हर मौसम में हम पशुओं का अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं जी। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसका ध्यान रखकर आप बरसात के मौसम में भी अपने पशुओं की बेहतर देखभाल करते हुए अच्छा उत्पादन उनसे ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बरसात में पशुओं की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके बारे में इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं।
बरसात के मौसम में बारिश के कारण और उच्च तापमान की वजह से वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसका असर पशुओं पर भी पड़ता है। आर्द्रता के कारण पशु अपने आप में तनाव महसूस करते हैं। दरअसल बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है, इसलिए इस मौसम में पशुओं का प्रबंधन यानी उनकी देखरेख काफी जरूरी हो जाती है। बरसात में पशुओं में गलघोंटू, मुंह पका, खुर पका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दें और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़े की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुर्गी पालन को लेकर किन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखकर अपनी मुर्गियों से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रोहित जी, मुर्गी पालन हमारे देश में एक व्यवसाय के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा रूप में देखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो मुर्गी पालक भाई होते हैं वो जुड़े होते हैं इस व्यवसाय से। अगर देखा जाए व्यावसायिक रूप से या घरेलू स्तर पर देखा जाए, डोमेस्टिक रूप पे जिसने मुर्गी पालन कर रखा है, ये दोनों जो मुर्गी पालक हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शुरुआती तौर पर? जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल जो मुर्गी पालन का जो भी व्यवसाय है काफी अधिक मात्रा में जो किसान हैं वो अपना रहे हैं, क्योंकि इससे एक तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें लागत बहुत कम है। कम लागत में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और एक जितने भी आपके पास पूंजी है उस पूंजी को उपयोग करके इस व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको 2 तरीके से ध्यान रखना है कि आपको कौन सी मुर्गी का पालन कर रहे हैं। आप मांस वाली मुर्गी पाल रहे हैं, अंडे वाली मुर्गी पाल रहे हैं, तो विशेषतः यदि कोई भी किसान मुर्गी पालन कर रहा है तो उसमें विशेषतः ध्यान रखने की बात यह है कि मुर्गी को जो जरूरत की चीजें हैं कि हम जब भी मुर्गी को पालते हैं तो मुर्गी को विशेषतः जो खर्चा आता है वो फीड पर आता है कि मुर्गी को आहार हम कौन सा दे रहे हैं और किस आयु वर्ग की मुर्गी को कौन सा आहार देना, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तभी जाके हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी मानसून का मौसम चल रहा है तो हमें विशेष मौसम के जैसे भी मौसम में बदलाव आता है तो मुर्गियों में एक हमें अलग तरीके से व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे उनके उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आए, मुर्गियों को कोई भी बीमारी ना लगे, जिससे उनके उत्पादन में कमी ना आए। तो ये विशेष तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक तो मुर्गियों को आहार अच्छा देना है और उनको किसी भी तरीके के संक्रमण से बचाना है जिससे वो बीमारी से रहित रहे। जी, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर इस मौसम में आप अपने मुर्गी पालन व्यवसाय को लगातार सुचारू रूप से जारी रखते हुए अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। इस विषय पर एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। आइए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के बाद मुर्गी पालन सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला व्यवसाय है। मुर्गी पालन 2 तरह से होता है, संगठित और असंगठित। कुल अंडा उत्पादन का 80% संगठित क्षेत्र से ही मिलता है, बाकी 20% हिस्सेदारी असंगठित मुर्गी पालन की है। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। चूजों की बात करें तो आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्द ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है। साथ ही लाभ भी अच्छा होता है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना भी कम रहेगी। बता दें कि बरसात में मुर्गियों की खास देखभाल करनी चाहिए।
बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें ताकि बारिश का पानी अंदर नहीं जा पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह होता है। इसके अलावा मुर्गियों को बीमारियों से भी बचाकर रखें। आमतौर पर मुर्गियों में रानीखेत या टूनकी, चेचक, खूनी दस्त, कृमि रोग, परजीवी से फैलने वाले रोग और पोषाहार से जुड़े रोग होते हैं। इलाज के लिए मुर्गियों को समय से पशु चिकित्सक को दिखाएं। बरसात में मुर्गियों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, कुछ बारीकियां इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। कुछ और बारीकियों को समझेंगे अपने कुछ खास एक्सपर्ट्स के साथ। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर तरुण जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर तरुण जी, आपने शुरुआत में बताया कि कुछ 4 बिंदु हैं जिसका आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। बात आवास प्रबंधन की करें बरसात के मौसम में, तो किस तरह से करना चाहिए? दूसरी चीज़ ये भी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में सांप बिच्छू ज़्यादा निकल कर आते हैं, बिना बुलाए मेहमान की तरह निकल कर आते हैं। ऐसे में कई बार पशुपालकों को अपने जानमाल का भी नुकसान होता है, पशुधन का भी नुकसान होता है। तो आवास प्रबंधन करते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हुए किस तरीके से आवास प्रबंधन करना चाहिए? जी देखिए, आवास प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। अगर किसी भी पशु का प्रबंधन करना है तो सबसे पहले पशुओं का जो आवास है वो बहुत हवादार होना चाहिए। वो हर कंडीशन में, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, पशुओं का बाड़ा हवादार होना चाहिए। स्पेशली बरसातों में जो पशुओं के बाड़े की जो छत है वो लीक नहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ से पानी नहीं टपकना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उसका फर्श है जिस पे पशु खड़ा होता है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात की वजह से फर्श गीला होता है और उस पशु स्लिप होके उसकी हड्डी टूट सकती है, कुल्ले की हड्डी टूट सकती है और अन्य प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी बात क्या कहते हैं कि उसका जो ढलान का जो ग्रेडियंट होता है वो 10 फुट पे 1 फुट का हमें ढलान देना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो पशु के बाड़े में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो पशुओं का जो पेशाब है या गोबर है वो प्रॉपरली ड्रेनेज हो सके, वहाँ इकट्ठा ना हो। अगर वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा तो वहाँ पर पेशाब वगैरह इकट्ठा होना शुरू होगा। उसकी वजह से क्या हो, बाह्य परजीवी वहाँ पर आना शुरू होंगे बाड़े में, और उसकी वजह से क्या होता है वो पशुओं पे बैठते हैं, वो सिर्फ खून ही नहीं चूसते, साथ साथ कई बीमारियों को पशुओं में स्थापित कर देते हैं। तो इसलिए हमें इन मुख्य बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेनली प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। क्या यही बात मुर्गी पालन में भी लागू होती है? डॉक्टर रोहित गुप्ता जी से जान लेते हैं। डॉक्टर रोहित जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात चल रही है कि आवास प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है बरसात के मौसम में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जैसे संगठित और असंगठित दोनों मुर्गी पालन की बात हुई, दोनों जगहों पर किस तरीके से आवास प्रबंधन होना चाहिए? हो जाता है। यदि हम मुर्गी पालन की बात करते हैं तो होता क्या, बरसात के दिनों में जब भी हम मुर्गियों को किसी बिछावन पर रखते हैं, लिटर पर रखते हैं, तो कभी यदि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, हवा की आवाजाही अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो क्या होगा, जो भी हुमस होगी तो हुमस करके जो भी लिटर होगा, लिटर में गीलापन बढ़ जाता है, मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ जाता है। और यदि वो मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, यदि नमी ज्यादा रहेगी लिटर में, जो भी बिछावन है, तो वो बैक्टीरियाओं को आमंत्रित करती है। और वही इन्फेक्शन, जो वो बैक्टीरिया है, जो मुख्य बैक्टीरिया इकोलाई होता है, और वो उस इकोलाई जब लिटर में आ जाता है तो वही मुर्गियों को भी संक्रमित कर देता है। तो बरसात के मौसम में ये वाली बीमारी बहुत ज्यादा देखी जाती है। साथ में कुछ प्रोटोजोअल जो भी कृमि जनित बीमारियां होती हैं, कॉक्सीडियोसिस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही जब भी वो वेटनेस, जब भी गीलापन ज्यादा बढ़ जाता है लिटर में, तो वो कॉक्सीडियोसिस की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक है जो भी मुर्गियों की बीट होती है, जो भी मल मूत्र होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है। जब वो नाइट्रोजन उस नमी के संपर्क में आती है तो अमोनिया गैस बनती है। और जब अमोनिया गैस का जो भी कंसंट्रेशन है जब बढ़ जाता है, 25 ppm से ज्यादा हो जाता है, तो वो मुर्गियों में सांस की बीमारी कर देता है और मुर्गियों की मौत भी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो ये विशेषतः यदि हम जो भी उनका रहन सहन है, आवास की व्यवस्था अच्छी तरह से करते हैं, यदि उसमें वेंटिलेशन, हवा की आवाजाही अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं, तो मानसून के दिनों में हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। जी,
तो आवास प्रबंधन मुर्गी पालन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी गांव बसौली मेरा पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ, जो मुर्गियों में जो फंगस की बीमारी होती है, जीवाणु बीमारी होती है, विषाणु बीमारी होती है, तो इसको किस मौसम में किस हिसाब से अपने बच्चों को, मुर्गियों को सुरक्षित रखें, और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जी, नंदस्वरूप जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी से। डॉक्टर रोहित जी, हमारे दर्शक हैं, जानना चाहते हैं कि मुर्गियों में जो जीवाणु रोग बीमारी होते हैं उनसे संरक्षित मुर्गियों को कैसे किया जाए और क्या व्यवस्थाएं की जाएं? जी बिल्कुल, मुर्गियों में आने वाली बीमारियां बहुत तरह की होती है। जो भी इनका प्रश्न है कि मुर्गियों में आने वाली बीमारियां जीवाणु जनित भी होती हैं, विषाणु जनित भी होती हैं, फंगस भी लगती है, फफूंदी भी जो भी रहता है उसका जहरवाद भी हो जाता है, और कुछ जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी खुराकी तत्व होते हैं, खुराकी तत्वों की कमी के कारण भी बीमारियां आ जाती है। तो सबसे पहले हमें जब हम शुरुआत करते हैं तो मुर्गियों में सबसे अच्छी चीज है कि इनमें वैक्सीनेशन की एक पूरी तरीके से एक प्रोटोकॉल है। यदि वैक्सीनेशन का एक प्रोसीजर है पूरी तरीके से, यदि आप टीकाकरण करवाते हैं अपनी मुर्गियों का समय समय पर, तो आपकी मुर्गियां में जो भी संक्रामक बीमारियां होती हैं वो उनसे बचाव रख सकते हैं। तो जो भी मांस वाली मुर्गियां होती हैं उनके लिए विशेषतः 4 तरीके के टीके लगते हैं। मैरिक बीमारी का, फिर रानीखेत बीमारी का, फिर आईबीडी इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज का, और एक इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का। 4 तरीके के टीके मांस वाली मुर्गियों में लगते हैं। जो भी अंडे वाली मुर्गियां हैं उनके टीके की श्रृंखला थोड़ी सी ज्यादा लंबी रहती है, क्योंकि वो ज्यादा आयु वर्ग के ज्यादा समय तक हम लोग मुर्गियों को रखते हैं। तो उनका भी शुरुआत मैरिक बीमारी से होती है, फिर रानीखेत बीमारी का लगाते हैं वैक्सीन, उसके बाद आईबीडी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस लगाते हैं। 6 से 7 हफ्ते की उम्र में जो फाउल पॉक्स का वैक्सीन, जो भी चेचक की बीमारी होती है उसका वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद फाउल कोराइजा का वैक्सीन लगाते हैं, और बाद की अवस्था में जब मुर्गी की उम्र 16 हफ्ते से ऊपर हो जाती है तो हम विशेषतः रानीखेत की बीमारी के वैक्सीन को रिपीट करते हैं। दूसरे तरीके की बीमारियां जो आती हैं, जो भी खुराकी तत्वों की कमी करके आती हैं, कभी प्रोटीन की कमी हो जाती है, कभी किसी मिनरल्स खनिज तत्व की कमी हो जाती है, या फिर कभी किसी विटामिन की कमी के कारण बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो इसके लिए यदि हम एक संतुलित आहार की व्यवस्था अपनी मुर्गियों को रखते हैं, और उनको आयु के हिसाब से, यदि वो छोटी मुर्गियां हैं तो उनको अलग से फीड देते हैं, बीच वाली जो भी बढ़ रही हैं मुर्गियां उनको ग्रोअर फीड देते हैं, लेयर मुर्गियां हैं उनको लेयर का फीड, जो अंडे वाले फीड देते हैं। तो इस तरह से जब हम ये खुराकी तत्वों का पूरी तरीके से एक बैलेंस करके एक संतुलित खुराक बना के हम जब मुर्गियों को देते हैं तो उनको कम से कम ये बीमारियां, जो भी खुराकी तत्वों की कमी से बीमारियां आती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो एक यही है कि यदि आप वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लगाते हैं मुर्गियों को तो उनसे संक्रामक बीमारियां नहीं आएंगी, और यदि आप उनको खुराक अच्छी देते हैं तो उनको किसी भी कमी के कारण कोई बीमारी आती है तो उससे बचाव किया जा सकता है। जी, तो कुल मिलाकर बात ये निकल कर सामने आती है कि अगर खुराक प्रबंधन, आहार प्रबंधन और साथ ही साथ वैक्सीनेशन सही समय पर सही तरीके से आप करवाते हैं तो काफ़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णा है लातूर महाराष्ट्र से। कृष्णा जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए।
कृष्णा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। हाँ जी सर, नमस्कार। केंद्र कृष्ण बात कर रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। जी। अभी जो बरसात के दिन में हमारे मुर्गियों के बीमार पड़ रही है, इसके ऊपर कोई उपाय बताइए सर। जी, क्या आप कुछ बता सकते हैं कि आपकी मुर्गियों में क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं? ये तो सर जी, ये तो जो पहले थी धूप के एंड में जो थी सर, लेकिन अब वो नहीं दिख रही, इसमें हालचाल उसके नहीं दिख रहे जी। मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम सा चक्कर आ गया सर, आदमी कैसे रहता उनकी तरह ये भी मतलब एक जगह ठहरी तो दूसरी जगह हलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। जी जी, कृष्णा जी, आपकी समस्या को हम समझ गए। डॉक्टर रोहित जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रोहित जी, हमारे ये मुर्गी पालक भाई हैं, इस तरह की समस्या से सामना कर रहे हैं, मुर्गी के इनके चक्कर आता है और बीमारियों से कुछ जूझ रही है मुर्गियाँ, इनकी क्या समस्या है और क्या समाधान है? जी बिल्कुल। एक्चुअली में होता क्या है, ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें नर्वस साइन, जो भी दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, इंसेफ्लाइटिस वगैरह हो जाती है मुर्गियों में। तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या वजह हो सकती है और इनकी मुर्गी जो इन्होंने पालन कर रहे हैं उसकी किस तरह की व्यवस्था कर रखी है, वो उन्होंने पिंजरे में रखी हुई है या फिर बिछावन पर खुले स्थान पर ये मुर्गियों को पाल रहे हैं। यदि ये बैकयार्ड पोल्ट्री में मुर्गियों को रखे हुए हैं कि एक खुली व्यवस्था रखी हुई है कि मुर्गियों की आवाजाही कहीं पर भी है, तो उसको इनको जरूरत पड़ेगी कि उसको एक कंट्रोल करें, मुर्गियों को अंदर किसी एक कमरे में रखें और उनको एक मतलब निकाले नहीं, उनको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमें मुर्गियों को पालना पड़ेगा। बहुत सारी बीमारियां इस तरह की होती हैं, सबसे जैसे इन्फेक्शियस बीमारी, कोई भी संक्रामक कोई भी बीमारी है, मुख्यतः रानीखेत की बीमारी होती है जिसमें नर्वस साइन, जो भी दिमाग के लक्षण होते हैं वो आते हैं। कभी कभी मैरिक बीमारी होती है, उसमें भी पैरालिसिस की समस्या भी हो जाती है। तो ये सब नर्वस साइन से जुड़े हुई हैं। यदि इन्होंने प्रॉपर वैक्सीनेशन कराया हुआ होगा बीमारियों का, जैसे मुख्यतः रानीखेत की बीमारी का वैक्सीन होता है, यदि वो लगाया होगा तो वो उससे समस्या से निकल सकते हैं वो किसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी केवल एक या दो मुर्गियों में ये दिक्कत है या पूरे के पूरे फ्लॉक में, पूरे का जो भी ग्रुप है मुर्गियों का, उसमें ये समस्या एक दूसरे से फैलती आ रही है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी संक्रामक है, किसी जीवाणु या विषाणु से है, या फिर एक बीमारी जो होती है वो कुछ विटामिन की कमी के कारण भी होती है, विटामिन ई की कमी से भी हो जाती है जिसमें नर्वस साइन आते हैं। तो हमें ये समस्या देखनी पड़ेगी। यदि ये किसी एक मुर्गी में होगी या दो मुर्गी में होगी तो हो सकता है इनके जो भी आहार व्यवस्था है उसमें विटामिन को सम्मिलित करें, जिससे ये बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जी, तो कृष्णा जी, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब ने किया। आप इस तरीके से अपनी मुर्गियों के लिए समाधान ले सकते हैं। फिलहाल तरुण जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तरुण जी एक दर्शक है हमारे जालंधर पंजाब से, उनका सवाल है कि मेरे पास HF ब्रीड की गाय है, 14 लीटर दूध देती थी। 1 महीने पहले उसको मेटाइटिस हुआ था, जिसकी इलाज भी करवाया डॉक्टर से, जिसके बाद वो दूध 5 लीटर ही रह गया। डॉक्टर की एडवाइस से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गाय जो है दूध बढ़ा नहीं पा रही है। क्या समस्या और समाधान का क्या होगा? देखिए, जैसा कि पशुपालक भाई ने बताया कि मेट्राइटिस प्रॉब्लम से इनकी गायें जूझ रही थी, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो मेट्राइटिस कम्प्लीटली ठीक हो गया है कि नहीं। और मेट्राइटिस जब हुआ था उनको, तो उस समय एक लंबा पीरियड होता है जिस समय पशु बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो उस वजह से दूध उत्पादन में कमी आती है। तो सबसे पहले मैं यही सलाह देना चाहूँगा पशुपालक को कि नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास जाकर ये दिखाएं कि मेट्राइटिस कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका और अगर इलाज पॉसिबल है तो जो पॉसिबल इलाज है उसका आगे करवाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो स्ट्रेस पीरियड होता है उस समय पशुओं का जो होता है कि जो पाचन जो क्षमता है वो बहुत ही हैम्पर होती है, बहुत ही दिक्कत में होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि शरीर में बहुत तरीके की कमियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं पशुपालक को दूसरी सलाह ये देना चाहूँगा कि उसके आहार को संतुलित करके साथ साथ उसको मिनरल मिक्सचर दे करके, ताकि उससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा सा बढ़ावा मिले, और संतुलित आहार दे करके उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके वो पशुओं को इस तरह से तैयार करें ताकि वो अपने रोग से और मजबूती से लड़ सके। जी।
तरुण जी, आपने कहा संतुलित आहार। बात अगर हम पशुओं के प्रबंधन की करें तो संतुलित आहार का बहुत मुख्य भूमिका होती है, न केवल पशुओं में बल्कि इंसान भी अगर अपना पोषण प्रबंधन सही तरीके से ना करे तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाता है। बरसात के मौसम में अगर पशुओं की बात की जाए, किस प्रकार का पोषण प्रबंधन होना चाहिए? और साथ ही हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में ज़्यादातर समस्या गलघोटू की निकल कर सामने आती है। और इसमें एक सवाल और भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि किसान भाई, जो पशुपालक भाई हैं, क्या अपने पशुओं को वो खुले में इस समय चरने के लिए जाने दें या अपने घर में ही या फिर बाड़े में ही उनको चारा प्रबंधन करें? जी देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। तो चारा प्रबंधन के बारे में वर्षा ऋतु में मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो इस मौसम में क्या होता है कि पशुपालक के पास बहुत ही बहुतायत मात्रा में हरे चारा अवेलेबल होता है। तो पशुपालक क्या करता है कि अभी हरा चारा अवेलेबल है तो वो हरा चारा पर ही पशुओं को रखता है, वो सूखे चारे को अपना सेव करके रखता है अगले। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा हरा चारा खिलाने से क्या होता है, पशुओं को दस्त जैसी समस्याएं, अफारे जैसी समस्याएं आती हैं, जिससे पशुओं की अनायास मृत्यु भी हो सकती है। तो इस चीज से मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि पशुपालकों को पशुओं को जो हरा चारा जो दे रहे हैं उसके साथ साथ सूखा चारा भी थोड़ा मिला करके दें और संतुलित आहार, जो संतुलित मात्रा में जो आहार है उसको देना है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि पशुपालक क्या करते हैं कि दाना बनाने के लिए जो उसके जो घटक है, जैसे खली है, मक्का है, गेहूं है, वो रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो बरसाती सीजन में क्या होता है कि वो नमी पकड़ जाता है, जो खली है या जो भी दाना वगैरह है, तो उस नमी की वजह से उस पर फफूंद उग जाती है। उस फफूंद, अगर वो फफूंद उग चुकी है और वो पशुपालक पशुओं को खिलाएगा वो दाना, तो उससे क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिकोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एफ्लाटॉक्सिकोसिस प्रॉब्लम सिर्फ एनिमल के लिए ही घातक नहीं है। अगर वो फीड खाकर पशु जो दूध देगा तो वो दूध के थ्रू भी टॉक्सिन्स आते हैं, और वो दूध अगर इंसान अगर कोई पिएगा तो उसमें भी उसके एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर पशुपालकों को दाना देना है तो ज्यादा अमाउंट में बनाकर ना रखें या ज्यादा अमाउंट में खरीद कर ना रखें। दूसरी बात, उस दाने को ऐसी जगह रखें जो नमी रहित हो है और एक सूखा और थोड़ा ऊंचे एरिया में हो, ताकि उसमें नमी ना रहे और उसमें कोई फफूंदी ना हो। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, अभी जैसे ज्वार का सीजन आएगा, ज्वार पशुपालक लगाता है हरा चारे के लिए, तो क्या होता है कि वो ज्वार डालना शुरू करता है पशुओं को। तो पशुपालक क्या करता है, जो कच्ची ज्वार होती है, जो नई नई उगी है, उसको डालना शुरू करता है। उससे क्या होता है कि साइनाइड टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम होती है पशुओं में। तो क्या होता है कि उसमें जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे सांस ना ले पाना या मुंह खोल के सांस लेना, अचानक से मृत्यु हो जाना, तो ये सिम्टम कहीं ना कहीं गलघोटू जैसे लगते हैं, जिससे पशुपालक को बड़ा परेशान हो जाता है। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा, अगर ज्वार खिलानी है तो ज्वार को यंग स्टेज पे ना खिलाएं, थोड़ा सा मेच्योर होने के बाद उसको खिलाएं जी। और साथ साथ जो पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, उसके लिए मिनरल मिक्सचर का जो सप्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी आपने बात पूछी गलघोटू के रिगार्डिंग। जी, गलघोटू का जो बीमारी है बहुत ही डेंजरस बीमारी है, जिससे क्या, अगर एक गांव में एक भी पशुओं को अगर बीमारी हो जाती है तो पूरे गांव के पशुओं को इफेक्ट करती है। तो सभी पशु पालकों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि बरसात से शुरू होने से पहले ही इस बीमारी का वैक्सीनेशन, टीकाकरण अवश्य करवाएं। एक तो गलघोटू का, एक मुंह खुर का, ये दो बीमारी का जो है वैक्सीनेशन मानसून शुरू होने से पहले अवश्य कराएं जी। तो आप अगर बरसात के मौसम में देख रहे हैं कि आपके पशु में कोई समस्या आ रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी यहाँ देखने को मिलती है, ज़्यादातर पशुपालकों की शिकायत रहती है कि गलघोटू हो गया हमारे पशु को, तो वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं, जिससे आपका पशु स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सुरमणि यादव हैं, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। सुरमणि जी, अपनी सवाल पूछिए। सुरमणि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारे बस एक ही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे जी। हाँ जी, सुनाई दे रहा है। डाइट में क्या दिया जाए अभी, जैसे बारिश सीजन है तो? डाइट में किसको, पशु को या मुर्गियों को? पशु को जी। कौन सा पशु रखा हुआ आपने, गाय या भैंस? भैंस है, भैंस जी। डॉक्टर तरुण जी। जी देखिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो पशुओं को हमें जो चारा देना है वो संतुलित मात्रा में देना है। सिर्फ हरा चारा नहीं देना, हरा चारा के साथ सूखा चारा मिला के अवश्य देना है, ताकि अफारे जैसी समस्या या पेट चलने जैसी समस्या ना हो। दूसरा सबसे बात की
जो दाना है, उसको दाना भी प्रॉपर मात्रा में देना है। जैसे कि अगर जैसे पशुपालक भाई ने बताया भैंस है, अगर इनकी भैंस 3 मान लो हर 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना आवश्यक है। जैसे मान लो 10 किलो अगर इनकी भैंस दूध देती है तो हमें 5 किलो दाना देना आवश्यक है। दाने के साथ साथ हमें मीठा सोडा जो है वो अवश्य देना है, नहीं तो क्या होता है पेट में एसिड बनना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से एसिडोसिस होता है। तो इसलिए दाना देने के वक्त साथ में मीठा सोडा देना अवश्य है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो मिनरल मिक्सचर, जिसके बारे में हमारा महत्वपूर्ण जो मेन फोकस रहता है कि मिनरल मिक्सचर क्या होता है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग मिनरल्स की कमी होती है। तो बेटर यही रहता है कि एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, जैसे हरियाणा का किसान है या महाराष्ट्र का किसान है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो एरिया के हिसाब से जो मिनरल मिक्सचर बनाए हुए हैं तो हमें एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर दें, ताकि पशुओं को मतलब उनको एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो है ही, और बाकी किसी कमी की वजह से उसमें कोई रोग उत्पन्न ना हो। यही सलाह मैं देना चाहूँगा। जी तरुण जी, एक और दर्शक है जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछा है। अंकुर सहाय हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल है कि बरसात के मौसम में पशुओं को लंगड़ा बुखार होने की समस्या रहती है, मुख्य कारण क्या है और इसका समाधान? लंगड़ा बुखार जी देखिए, ये बड़ी आम समस्या है पशुओं में लंगड़ा बुखार होना। तो उसमें क्या है कि जैसे जो पशु होता है वो बरसाती सीज़न में क्या है, उसका पैर जो है वो गोबर में या पेशाब में या कीचड़ में रहता है। उस वजह से क्या होता है, उसके पैरों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन की वजह से उसमें जो क्या कहते हैं, वहाँ इन्फेक्शन होने की वजह से पैर पक जाता है या सूख जाता है। तो उस वजह से क्या है, पशुओं में लंगड़ापन आ जाता है। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर पशुओं को ज़्यादा मात्रा में दाना अगर दिया जाए, उस वजह से भी लेमनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिससे पशुओं में लंगड़ापन आता है। तो पहली स्थिति में क्या करना है, पशुपालकों को जो पशु के जो पैर हैं उसको अच्छे से धोना है, लाल दवा के पानी से या फिटकरी के पानी से भी धो सकते हैं। और दूसरी स्थिति में क्या है कि अगर आप दाना दे रहे हो, एक तो उसको संतुलित प्रॉपर मात्रा में देना है। जैसा कि मैंने बताया, भैंस में 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना और गाय में 3 किलो दूध पे 1 किलो दाना। तो इस प्रॉपर मात्रा में दिया जाएगा और साथ साथ मीठा सोडा दिया जाएगा, तो लेमनाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी और पशुओं में लंगड़ापन नहीं आएगा। जी, तो अगर ये समस्या आप देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा था, तो आप इस तरीके से अपने पशु का जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ, मोहम्मद आरिफ, उनका सवाल शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मोहम्मद आरिफ जी, आप हमारे साथ बने रहें, ब्रेक के उस पार आपके सवाल को शामिल किया जाएगा। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। लगातार दर्शकों के सवालों को शामिल किया जा रहा है। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ, मोहम्मद आरिफ जी, उनके सवाल को शामिल कर लेते हैं। आरिफ जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। हेलो सर। जी, अपना सवाल पूछें। हेलो सर। जी आरिफ जी, अपना सवाल पूछिए। सर, हमारी एक भैंस थी। जी जी, हमारी एक भैंस थी, वो खत्म हो गई। जी, मर गई। जी। और हमने उसका अच्छे से प्रबंधन भी कर रखा था, गीला भी नहीं था, सूखा चारे का भी प्रबंधन। फिर उसके बावजूद पता नहीं कौन सी बीमारी उसको हो गई, वो इसको एकदम चक्कर आते थे, वो गिर जाती थी। पशुपालक को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी सर्रा है, ये ठीक नहीं होगी। और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद वो मर गई। सर, वो पता नहीं अब कौन सी बीमारी थी। जी, डॉक्टर तरुण जी। जी, जैसा कि पशुपालक भाई ने बताया कि चक्कर आने की समस्या थी और शायद जो पशु चिकित्सक थे उन्होंने सर्रा की भी आशंका जताई थी। तो इसमें क्या होता है कि देखो, नर्वस सिम्टम सर्रा की बीमारी में बिल्कुल आते हैं। तो इसमें क्या करना है पशुपालकों को कि आपने जैसे स्पेशली बरसाती सीज़न में क्या होता है कि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से क्या बाह्य परजीवी चिचड़ी हैं ये आने शुरू होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, ये सर्रा की बीमारी जो है स्प्रेड होती है। तो इससे बचने के लिए पहले तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी वहाँ इकट्ठा ना हो, ड्रेनेज अच्छे से हो,
दूसरी बात कि रात के समय में पशुपालक मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि बाह्य परजीवी जो हैं वो पशुओं पर नहीं बैठेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होता है, जो पशुओं के खोर होता है, उसकी दीवारें जो होती हैं उसमें क्रैक्स होते हैं, तो बाह्य परजीवी क्या करते हैं, उसमें जाकर बैठते हैं, वहाँ अंडे देते हैं। अगर आपने मतलब बाह्य परजीवी के लिए कोई दवाई भी लगाई है तो वो कुछ समय बाद फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो अंडे क्रैक्स में छुपे हुए हैं और वो वापस जब मैच्योर होते हैं तो उसमें से बाह्य परजीवी आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पुट्टी से या सीमेंट से लेकर के हमें उस सारे क्रैक्स को भर देना है, ताकि वो बाह्य परजीवी और बीमारी को आगे अगले पशुओं में ना फैलाएं। और चौथी सबसे बड़ी सलाह मैं पशुपालक को ये देना चाहूँगा कि जो भारत सरकार की एक स्कीम चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा योजना, तो उसके तहत आप इस योजना का लाभ उठाएं, ताकि अनायास जो ये सब घटनाएं होती हैं उससे पशुपालकों का ज़्यादा नुकसान कोई ना हो और उस नुकसान से वो रिकवर इजिली कर सकें। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर तरुण जी, इसके बारे में, इस योजना के बारे में आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर रोहित जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रोहित जी, तमाम बातें हम कर रहे हैं आहार प्रबंधन को लेकर, आवास प्रबंधन की बात हो चुकी है। जब मुर्गी पालन की बात करते हैं तो इस मौसम के अंदर मुर्गियों पर कितना खतरा रहता है, और जब हम आहार प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें आहार प्रबंधन करते वक्त? मुर्गियों का पोषण प्रबंधन किन चीज़ों से बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मुर्गियों में आहार प्रबंधन एक बहुत जरूरी घटक हो जाता है जब भी हम फायदे या नुकसान की बात करते हैं, क्योंकि जो भी मुर्गियों को जो भी पालते हैं, मुर्गियों से अंडे ले रहे हैं या फिर मांस ले रहे हैं, वो विशेषता उनका उत्पाद जो बन रहा है, वो जो किस क्वालिटी की वो फीड खिला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो जो भी हम लोग आहार के मुख्य 6 घटक होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन और पानी आता है। यदि एक हर एक जानवर को, या फिर चाहे वो मुर्गी हो चाहे वो दूध देने वाला जानवर हो, इन सारे घटकों की एक संतुलित मात्रा में आवश्यकता होती है। जो ये आवश्यकता डिपेंड किस चीज पे करती है कि उनका उत्पादन कौन सा है। वो मांस वाली मुर्गियों के लिए अलग से उसकी जरूरत होगी, और अंडे वाली मुर्गियों के लिए कुछ घटक अलग से चाहिए होंगे। जैसे जब मुर्गी अंडा देती है तो अंडे में कैल्शियम बहुत ज्यादा निकलती है, तो उनके आहार में हमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मांस वाली मुर्गी है तो उसके शरीर का भार बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें आहार का ये सारे घटक सम्मिलित करने पड़ेंगे, और एक सही क्वांटिटी में, जिससे मुर्गी उनका उपयोग करके उसको उत्पाद में कन्वर्ट कर सके, बदल सके। साथ ही मुर्गियों में जो भी मिनरल और विटामिन होते हैं, बहुत तरीके के मिनरल होते हैं, 15 से 20 तरीके के मिनरल होते हैं, विटामिन भी 10 से 15 तरीके के विटामिन होते हैं। तो इनमें से किसी भी एक विटामिन की कमी करके मुर्गी का उत्पाद घट जाता है। तो मुर्गी एक बहुत ज्यादा बोल सकते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है अपने फीड को लेके। यदि उसके फीड में, आहार में कुछ भी चीजों की कमी होगी तो वो उसका प्रभाव जो दिखेगा वो उनके उत्पादन में दिखेगा। तो जितनी भी जरूरत है उस हिसाब से हमें मुर्गी के आहार को बनाना चाहिए, एक संतुलित आहार जरूर देना चाहिए। बरसात के दिनों में ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आहार या फिर आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं या फिर आप खुद अपने घर में बना रहे हैं, तो उसको एक बहुत ज्यादा मात्रा में ना रखें, बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर करके ना रखें, क्योंकि बरसात के दिनों में कभी नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे फफूंदी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, और मुर्गियों में जैसे एस्परजिलोसिस की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। उनके अंडे का उत्पादन या फिर मांस का उत्पादन तुरंत ही घट जाता है। तो अपने स्टोर करके ज्यादा देर तक ना रखें। लगभग 5 से 10 दिन के लिए अपना आहार, मुर्गी के लिए आहार बनाइए। जब वो खत्म होने लगे तो उसके बाद दोबारा से 5 से 10 दिन के लिए दोबारा से आहार प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस तरह से यदि हम आहार की व्यवस्था अच्छी तरह से करते हैं, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा एक ही आहार हमेशा हर मुर्गियों को नहीं दे सकते। चूजे जो रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनके लिए आहार अलग से रहता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है। फिर बीच वाली उम्र की मुर्गियों के लिए जो ग्रोअर रहती हैं, उनके आहार में अलग तत्व पाए जाते हैं, अलग घटक रहते हैं। और जो मुर्गी अंडे देने वाली है उनमें अलग तत्व पाए जाते हैं। तो हम लोग अंडे देने वाली मुर्गी के लिए जो आहार है वो हम लोग चूजों में यूज नहीं कर सकते। होता क्या है, किसानों को जानकारी के अभाव में वो कोई सा भी फीड यूज कर लेते हैं, और फिर उनको समस्या आती है कि उनके जो भी बच्चे हैं, मुर्गियों के बच्चे हैं, उनका भार नहीं बढ़ रहा, या मुर्गी कम अंडे दे रही है। तो इस का जरूर विशेष ध्यान रखें कि मुर्गी को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही फीड की व्यवस्था की जाए, तो आप अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं।
जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आहार प्रबंधन करना कितना आवश्यक है मुर्गी पालन के अंदर। फिलहाल एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण हैं ब्यावर से, राजस्थान से। तरुण जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन तरुण जी ने व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। उनका सवाल है कि मेरी देसी गाय है, पहली ब्यात है, दूध उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है, कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं डॉक्टर तरुण जी? जी देखिए, जैसा कि पहले इन्होंने बताया कि पहला ब्यात है, तो गाय का पहला ब्यात, पहली बात तो सबसे पहले पशुपालक को ये जाननी चाहिए कि जो गाय का जो पीक ईल्ड जो होता है, जो सबसे मैक्सिमम जो दूध आता है, वो उसके दूसरे या तीसरे ब्यात के बाद आता है। तो पशुपालक को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्याने के जो उसका पीक यील्ड जो है वो दूसरे या तीसरे महीने में आता है। तो अगर उसका पहला महीना है तो हो सकता है दूध कम हो, तो तीसरे महीने तक वो बढ़ के आपको एक पीक यील्ड देगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, दूध के लिए जो है पशु पालकों को मिनरल मिक्सचर की जो सप्लीमेंटेशन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम, फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण मिनरल होते हैं जो कि दूध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मिनरल सप्लीमेंटेशन आप करते हैं प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर अमाउंट में, तो आप पशुओं का कम से कम 10% तक का दूध वृद्धि कर सकते हैं। चौथी सबसे मेन बात है, जो उसका जो आहार जो आपको प्रबंधन करना है वो संतुलित आहार रखना है। जैसा कि हम हर बार इस पर फोकस कर रहे हैं कि उसका जो हरा चारा है, सूखा चारा है और दाने की जो संरचना है वो इस प्रॉपर ढंग से की जाए, ताकि उसका जो डाइट है वो संतुलित रहे। अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान रखोगे तो निश्चय ही पशुपालक का जो दूध है, दूध उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर तरुण जी, आपने थोड़ी देर पहले योजना के बारे में बात करी कि अगर जो पशुओं का बीमा हम कराते हैं तो इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, जो किसान भाइयों को दुर्भाग्यपूर्ण से इतना नुकसान का सामना करना पड़ता है, इस योजना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और किसान के पास कितने पशु होने चाहिए, क्या वो सभी पशुओं का करा सकता है, पशुओं के नस्लों का इसमें कुछ हिसाब किताब होता है? विस्तार से थोड़ा सा योजना के बारे में बताइए, और ताकि किसान भाई इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ उठा सकें। जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस स्कीम का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा योजना। तो इस योजना के तहत आप अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं। इसमें जो है कि जो आपका पशुओं की जो वैल्यू लगेगी उसके हिसाब से आपका फीस रहेगा। जैसे कि 3 ब्रैकेट बनाए हैं, 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये में पशुपालक अपना पशुओं का बीमा करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कितना दूध उत्पादन है। मान लो 10 किलो है तो वो 100 रुपये की ब्रैकेट में आएगा, 100 से ऊपर है तो 200 की कैटेगरी में आएगा, और उससे ज़्यादा है तो 300 की कैटेगरी में आएगा। जो पशु की जो कीमत लगती है उस पर उसकी बीमा का जो प्रीमियम निर्धारित होता है। फॉर एग्जांपल 2000 रुपये उसका बीमा की जो प्रीमियम है वो निर्धारित हुआ, उसमें से सिर्फ पशुपालक को 100 रुपये देने हैं, बाकी जो सरकार है वो सब्सिडाइज करती है। मैं हरियाणा सरकार के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि हरियाणा में क्या होता है कि अगर मान लो किसी की बीमा की प्रीमियम राशि 2500 रुपये बनती है तो पशुपालक को 100, 200 या 300 रुपये ही देने पड़ते हैं, बाकी जो है वो सब्सिडी के रूप में हरियाणा सरकार प्रोवाइड कराती है। तो आप 100 रुपये दे के पशु बीमा का योजना का लाभ उठा सकते हैं, ताकि अनायास जो किसी बीमारी से या किसी वजह से अगर पशु मर जाता है तो उसका जो नुकसान है वो पशुपालक इजीली जो है वो उसका भरपाई कर सकता है। जी तरुण जी, जो ये बीमा कराने जा रहे हैं वो पशुपालक की जो पशु हैं उनकी उम्र की अवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या इसकी भी कोई गाइडलाइंस है इसमें? जी देखिए, हर कैटेगरी के पशु के, जैसे भेड़ बकरी के लिए भी, सूअर के लिए भी, और छोटे बच्चे के लिए भी, और दुधारू पशुओं के लिए भी हर टाइप से ब्रैकेट बनाई हुई है। उसका हर एक पशु का एक प्रॉपर प्रीमियम निर्धारित है। जैसे एक भेड़ का 25 रुपये रखा हुआ है हरियाणा सरकार ने, बाकी जो रेट है वो सब्सिडाइज्ड है, सिर्फ 25 रुपये दे के आप बीमा करा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं हरियाणा के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, हो सकता है अलग अलग राज्य में अलग अलग इस स्कीम का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से हो। मैं हरियाणा सरकार के रेफरेंस में कर रहा हूं, तो हर पशुओं का जो एक कैटेगरी बनाई हुई है उसके हिसाब से उसकी बीमित राशि जो है वो फिक्स है, और उस हिसाब से आप अपना बीमा करा सकते हैं नज़दीकी पशु चिकित्सक से जा करके, और अनायास होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। जी इसी के साथ एक दर्शक है हमारे साथ, रोहतास हैं, हनुमानगढ़ राजस्थान से। रोहतास जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रोहतास जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। रोहतास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए रोहतास जी। एक तो भैंस है सर जी, वो पहले उसके टीकों से प्रजनन करवाया था 4-5 बार जी, वो रही नहीं, अब की बार झोटी से करवा दिया जी, तो वो हो गई सर 20-22 दिन की जी, वो मोटे तार दे रही है जी,
पतले तार पानी वैसे बैर वाले नहीं दे रही, तो वो क्यों दे रही है सर? जी, आपके सवाल को शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर तरुण जी, इनके समस्या का समाधान कीजिए। जी, जैसा कि रोहतास जी ने पूछा कि भाई कई बार टीकों से करा लिया, फिर उसके बाद झोटे से भी करा लिया, आगे नहीं हो पा रही, मतलब इसके क्लियरली एक रिपीट ब्रीडिंग का केस है। तो उसमें क्या होता है कि देखो, सबसे पहले पशुपालक को क्या देखना है, जैसे तार दिखा रही है जैसा पशुपालक ने बताया, तो उस तार को आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि वो शीशे जैसा आर पार उसमें से है कि नहीं है, मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है। अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर उसमें कुछ हेजीपन है या कुछ मटमैलापन है, तो इसका मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन है बच्चेदानी के अंदर। तो अगर उसमें मटमैलापन है तो सबसे पहले आप टीका करवाने, आगे के करवाने की बजाय आप उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करने पे फोकस करें, उसका आप प्रॉपर इलाज कराएं। जब प्रॉपर इलाज हो जाए, उसके बाद जब अगली हीट में आए तो देखें तार अगर क्लियर हो गया है तो ही आगे बीज रखवाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात, एआई की जो टाइमिंग होती है, जो कृत्रिम गर्भाधान में जो टीके लगाने की जो टाइमिंग होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसमें क्या होता है, पशुपालक क्या करता है कि जैसे ही हीट में आई तो उसको 12 घंटे के बाद एक टीका रखवा लेता है और वो सुनिश्चित कर लेता है कि भाई हाँ इतने में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई केस जो होते हैं वो लेट ओवुलेटर के होते हैं, मतलब उनके बच्चेदानी में अंडा जो आता है वो लेट आता है। तो उसके लिए हमें जो एआई करानी है, जो कृत्रिम गर्भाधान हमें कराना है, वो हीट में आने के 12 घंटे बाद कराना है और फिर उसके बाद दोबारा 12 घंटे, मतलब 12 घंटे और 24 घंटे पे ज़रूर कराना है। इससे क्या होता है कि अगर मान लो पशु लेट ओवुलेटर भी होगा तो उससे वो कवरेज में आ जाएगा और आगे का होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम हमेशा कहते हैं कि मिनरल मिक्सचर का सप्लीमेंटेशन करें, ताकि पशु में अगर इंटरनली कोई, अगर मान लो किसी खनिज की कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो वो पूरी हो और उसकी वजह से वो आगे होने में, कंसीव होने में ईजीनेस हो सके। जी, तो कुछ एक खास बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं रोहतास जी। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर रोहित जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रोहित जी, अगर हम बात करें मुर्गियों की, तो जो मुर्गियां इस समय गर्भ धारण किए हुए हैं, उन मुर्गियों की किस प्रकार से देखरेख की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ जो नए चूजे इस समय आते हैं, क्या उन पर ज़्यादा खतरा रहता है इन्फेक्शन वगैरह का इस मौसम में? जी बिल्कुल, जो भी नए चूजे इस मौसम में जो भी पाल रहे हैं, तो होता क्या है, नए चूजे जो भी तापमान के लिए, बाहरी तापमान के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और उनमें जब भी बाहर का, जैसे कभी कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो वो इस चीज के लिए बहुत सेंसिटिव रहते हैं और उनको तुरंत ही इस चीज का एक स्ट्रोक हो जाता है, जिससे मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी कोई भी किसान नए चूजे इस समय लेके आ रहा है, तो विशेष तरह बल्ब की व्यवस्था करें। एक तरह से टेम्परेचर को मेंटेन रखना है अंदर लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, तो जिससे थोड़ा सा गर्माहट रहे और जिससे उनकी ग्रोथ रहे। और ये लगभग 2 हफ्ते तक उनको करना पड़ेगा किसानों को, जब तक उनके अंदर तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता मुर्गियों के अंदर डेवलप नहीं हो जाती, तब तक ये सारी चीजें मेंटेन रखनी पड़ेगी। और जो भी बच्चे हैं, चूजे हैं, जब भी वो अपने फार्म पे लेके आ रहे हैं, तो पहले से ही उनके जो भी शेड है, जो खाली शेड है, अभी उसमें बच्चे नहीं आए, लेकिन उसका तापमान उनको 2 या 3 दिन पहले से ही नियंत्रित करके रखना पड़ेगा, जिससे मुर्गियों के बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद जब भी वो चूजे लेके आ रहे हैं, तो उनमें एक प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं।
और एक वेंटिलेशन की जरूर ध्यान रखें, क्यों, जिससे जो भी वातावरण की जो भी हवा की नमी है उसको कम किया जा सके, क्योंकि हवा में ज्यादा नमी होगी और ये सांस के माध्यम से जब मुर्गी अंदर लेती है तो वो बहुत सारे इन्फेक्शन का कारण बन जाती है, बहुत ज्यादा संक्रामक का कारण बन जाती है। ये तो होगी छोटे बच्चों की बात। यदि बड़ी मुर्गियों को वो इस समय रख रहे हैं तो ये बड़ी मुर्गियों में भी जब ये नमी वाली हवा से वो सांस लेती हैं तो उनमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस या फिर लैरिंजियोट्रैकाइटिस ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो सांस से संबंधित होती हैं। तो इस तरह से विशेष ध्यान रखना है, एक तो उनके तापमान का, वातावरण में नमी ना हो, वेंटिलेशन का प्रॉपर, जो भी सेट है, जो भी मुर्गियों का सेट बनाया हुआ है उसकी जो भी विड्थ है, जो चौड़ाई है वो लगभग 30 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 फीट के अंदर होगी तो जिससे हवा की आवाजाही प्रॉपर तरीके से रहेगी और जिससे जो भी अंदर की हवा है जिसमें अमोनिया ज्यादा बन रही है वो तुरंत ही बाहर निकल जाए, जिससे अमोनिया अंदर सेट में इकट्ठी ना हो और मुर्गियां उससे होने वाली बीमारियों से बचिए रहे। तो हमें विशेषता इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा यदि हम लोग इस मौसम में मुर्गी पालन स्टार्ट कर रहे हैं। जी डॉक्टर रोहित जी, आपने टीकाकरण की बात करी और वैक्सीनेशन की बात करी। क्या जो उन चूज़ों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, एक बार वैक्सीनेशन करने के बाद कुछ समय के अंतराल के बाद दोबारा से वैक्सीनेशन की आवश्यकता पड़ती है, या फिर सिर्फ एक बार वैक्सीनेशन करा दिया उसके बाद निश्चिंत रह सकते हैं? जी बिल्कुल। कुछ बीमारियों के वैक्सीन इस तरीके के होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम लोग वैक्सीन करते हैं तो मुर्गियों के अंदर उस बीमारी से लड़ने की एक क्षमता डेवलप हो जाती है, लेकिन कुछ वैक्सीन से वो क्षमता एक लंबे समय तक रहती है और कुछ वैक्सीन में वो जो एंटीबॉडीज बनी हुई है, बीमारी से लड़ने की क्षमता वो कुछ समय के लिए रहती है। तो उन सारी बीमारियों की वैक्सीन को हमें दोबारा से कुछ समय के अंतराल के बाद रिपीट करना पड़ता है। कुछ बीमारियां क्या होती हैं, छोटे बच्चों में आती हैं, लगभग 4 से 5 हफ्ते के बच्चों में आएगी। कुछ बीमारियां जब मुर्गियां बड़ी हो जाएंगी, लगभग 12 से 13 हफ्ते की उम्र वो पार कर लेंगी, उसके बाद आती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुर्गियों में हम किस अवस्था में वैक्सीन लगा रहे हैं। छोटे बच्चों की वैक्सीन अलग रहेगी, जो छोटे बच्चों में लगेगी वो जब मुर्गियां वयस्क हो जाएंगी उस समय उनकी आवश्यकता नहीं होती है। एक बीमारी जो होती है रानीखेत की बीमारी, न्यूकैसल डिसीज एनसीडी वैक्सीन बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसकी जो भी हम वैक्सीनेशन करते हैं वो रिपीट करते हैं। लगभग शुरुआत की कंडीशन में हम हर 2 हफ्ते बाद रिपीट करते हैं। कुछ मुर्गियां जब 8 से 10 हफ्ते की हो जाती हैं तो 4 हफ्ते बाद रिपीट करते हैं, और जब मुर्गियां 20 हफ्ते के बाद 20 हफ्ते से ऊपर बड़ी हो जाती हैं उसके बाद हम हर एक 2 महीने में उनके वैक्सीन को रिपीट करते हैं। तो इस तरह से हम एक इम्यूनिटी लेवल मेंटेन रखते हैं जिससे उनको बीमारियां कभी भी संक्रमित ना कर पाए। जी डॉक्टर रोहित जी, अगर बात करें हम छोटे और मझोले मुर्गी पालकों की, कई बार हम देखते हैं कि उनके पास 2, 4, 5 मुर्गियां ही होती हैं और खुले में मुर्गियां रखते हैं। क्या उन पर भी एक खतरा रहता है, और इस मौसम में खासकर उनको क्या आवास प्रबंधन, क्या चारा प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी मुर्गियां पहले से इस तरह के हालात में रहती हैं तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल। होता क्या है, जो भी बैकयार्ड पोल्ट्री, जो बाड़े में मुर्गियों का पालन करते हैं, वो मुख्यतः देसी मुर्गियों का पालन करते हैं। और देसी मुर्गियों में ऐसी विशेषता रहती है कि उनमें कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो भी फार्मी मुर्गी है उनसे बहुत ज्यादा होती है। जी। साथ में वातावरण में या फिर तापमान में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसकी भी सहनशीलता उन मुर्गियों में बहुत ज्यादा होती है। तो बैकयार्ड पोल्ट्री में हम लोग यही बोलते हैं कि आप यदि आपके पास बहुत ज्यादा मुर्गियां हैं, यदि आपके पास 50 से 100 मुर्गियां हैं, तो आप कुछ जरूरी वैक्सीन वो अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं जिससे होने वाली संक्रामक बीमारियों से वो बचाव रख सकें। क्योंकि जो भी आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं उनकी मुर्गियों की रेंज ज्यादा होती है, वो दूसरी मुर्गियों के संपर्क में ज्यादा आ जाती हैं, या फिर वातावरण में कुछ भी गंदगी चीजों को खाने की उनकी टेंडेंसी ज्यादा रहती है। तो इस तरह से उनका बचाव किया जा सकता है। यदि कुछ बीमारियों के, जैसे रानीखेत बीमारियों के वैक्सीन को आप बार बार दे सकते हैं उनको। और कुछ जैसे होता क्या है, कभी कभी उनको आहार की पूरी मात्रा उनको मिल नहीं पाती है, तो हमें थोड़ा सा आहार प्रबंधन भी करना पड़ेगा। यदि हम उनको एक प्रॉपर आहार
यदि एक मुर्गी की जैसे रिक्वायरमेंट है 110 से 120 ग्राम एक दिन का खाती है, यदि हम उसको 50 से 60 ग्राम एक संतुलित आहार दे दिया जाए आधी मात्रा का, आधी मात्रा वो बाहर चुग के खा लेगी और आधी मात्रा हम लोग संतुलित आहार दे देते हैं, तो उस संतुलित आहार में भी कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो उसकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं और वो उनको बीमारियों से बचा सकते हैं। जी डॉक्टर रोहित जी, आपने बहुत कीमती और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे मुर्गी पालकों के लिए बताई हैं, चाहे वो बैकयार्ड मुर्गी पालन हो, चाहे संगठित रूप से मुर्गी पालन कर रहे हो किसान भाई। आप जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखें, अपने मुर्गी पालन को और बेहतर कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य रूप से उनको सुरक्षित रखकर उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर रोहित जी, कीमती समय निकालकर आपने ये समय साझा किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर तरुण जी का। डॉक्टर तरुण जी, आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिरी में इस कार्यक्रम में कुछ कम शब्दों में आप हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को कोई महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं तो आप बताइए। जी देखिए, बरसाती मौसम में जो हमने बहुत डिस्कस किया उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि किस तरह से प्रबंधन करना है। सबसे पहले अपना जो फीड है, फीड को ज़्यादा अमाउंट में स्टोर नहीं करना है ताकि उसमें फफूंद ना लग जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, उसका आवास का प्रबंधन अच्छे से रखना है, प्रॉपर ड्रेनेज रखनी है ताकि बाह्य परजीवी उस पर अटैक ना कर सकें और फर्दर और कोई बीमारी ना हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय पशु जो है बहुत हीट में आते हैं, कॉमन है, तो प्रॉपर हीट डिटेक्शन, मतलब पशु का जो हीट डिटेक्शन वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए ताकि पशुपालकों को नुकसान ना हो। चौथी सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन जो है बीमारियों से बचाव के लिए वो मानसून शुरू होने से पहले ही प्रॉपरली करवा लेना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी बात है कि इस समय क्या होता है कि जो कृमि जो है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं बरसात के मौसम में, तो पशुओं को नियमित रूप से और नियमित डोज में आपको कृमि नाशक दवाई देते रहना जरूरी है ताकि उसकी जो रोग रोधक क्षमता जो है वो बनी रहे। बिल्कुल जी, इसी के हाँ जी, यही मेन बातों का मुख्य बात है। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आहार, आवास और वैक्सीनेशन अगर आप सही तरीके से सही समय पर करवा लेते हैं तो आपका पशु इस मौसम में, क्या हर मौसम में कहा जाए तो सुरक्षित रह सकता है और आप उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर तरुण जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि मुर्गी पालन किस तरीके से इस मौसम में आप सुरक्षित रूप से कर सकते हैं और अपने पशुओं की देखभाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। इन जानकारियों का आप सही तरीके के सही समय पर उचित इस्तेमाल कीजिए। अगले हेलो किसान कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में अगले विषय जो रहेंगे वो रहेंगे गन्ने में कीट एवं रोग प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही दूसरा जो विषय रहेगा वो रहेगा कपास फसलों में प्रबंधन। ये फसल भी बहुत महत्वपूर्ण है और किसान भाई इस फसल में प्रबंधन कर कैसे अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई भी सुझाव है या कोई भी सवाल आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके अपने सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक हमारा कॉल सेंटर खुला रहता है। इसके अलावा अब हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी पहुंच जाएंगे और वहां पर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं और पशुपालन और मुर्गी पालन को लेकर तमाम जानकारी जो इस कार्यक्रम में साझा की गई है उसको भी आप देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसान भाई इन सभी जानकारियों का लाभ उठाएंगे। फिर से हाजिर होंगे कुछ खास एक्सपर्ट्स के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।